नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति के एक कह सकते हैं छोटे पैकेट में बड़े धमाके की, यानी बीज की। और हाँ, उसके साथ ही फल की भी। जी हाँ, हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो बीज संरचना, प्रकार और फल विकास पर आधारित हैं। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि ये कैसे बनते हैं, क्या क्या होता है इनके अंदर, कितने तरह के होते हैं। हाँ, और ये सिर्फ पौधों के जीवन की कहानी नहीं है, ये तो प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। कैसे वो निरंतरता बनाए रखती है, कैसे चीजें अनुकूलित होती हैं। बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे एक नन्हा सा बीज पूरे पौधे का भविष्य अपने अंदर समेटे रखता है। और कैसे फल उस सफर में उसकी मदद करता है। ये पूरी प्रक्रिया ही बहुत दिलचस्प है। और वो बात कि कुछ बीज हजारों साल तक भी जीवित रह सकते हैं। हाँ, ये तो सोचने में ही अजीब लगता है। हाँ, वाकई अविश्वसनीय है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बीज जो किसी पौधे का भविष्य है, उसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है असल में? कहानी शुरू होती है निषेचन के ठीक बाद। अगर हम तकनीकी भाषा में कहें तो बीज एक परिपक्व निषेचित बीजांड है। मतलब एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है। हाँ, यहीं से प्रकृति कह सकते हैं भविष्य के पौधे को सहेजने का काम शुरू करती है। अच्छा, तो अगर हम एक आम बीज को लें, उसे खोलें, तो उसके अंदर क्या मुख्य चीजें हमें मिलेंगी? देखिए, मुख्य तौर पर 3 हिस्से होते हैं। सबसे बाहर तो होता है बीज कोट, यानी सीड कोट। सीड कोट। हाँ, ये एक सुरक्षा कवच जैसा है। समझिए भ्रूण के लिए एक बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड, ठीक है। फिर आते हैं बीजपत्र, यानी कॉटिलिडन्स। ये पत्ते जैसे दिख सकते हैं और अक्सर इनमें नन्हे पौधे के लिए शुरुआती भोजन जमा रहता है। शुरुआती भोजनों के। और सबसे जरूरी हिस्सा है भ्रूणीय अक्ष, एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसी से जड़, तना, पत्तियां नया पौधा विकसित होता है। ये जो बॉडीगार्ड आपने कहा, बीज कोट, ये बनता कैसे है? ये मजबूत होता होगा काफी? हाँ, ये बीजांड के जो बाहरी आवरण होते हैं ना, इंटेग्यूमेंट्स, उन्हीं से बनता है। निषेचन के बाद वो सख्त हो जाते हैं। अच्छा। अक्सर इसमें 2 परतें भी होती हैं, एक बाहरी थोड़ी मोटी और सख्त परत जिसे टेस्टा कहते हैं। टेस्टा। और एक पतली सी झिल्ली जैसी अंदरूनी परत, टेगमिन। टेगमिन। हाँ, टेगमिन। ये दोनों मिलकर अंदर के नाजुक भ्रूण को चोट से, सूखने से, कीटाणुओं से सबसे बचाते हैं। दस्तावेज में एक छोटे से छेद का भी जिक्र है, माइक्रोपाइल। इसका क्या रोल है? क्या इससे सुरक्षा कम नहीं होती? ये दिलचस्प सवाल है। माइक्रोपाइल असल में वो रास्ता है जहां से निषेचन के समय पराग नलिका अंदर जाती है। अच्छा। बीज बनने के बाद भी एक छोटे से छेद की तरह रह जाता है, पर यह सुरक्षा में कमी नहीं बल्कि जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी कैसे? क्योंकि जब बीज को अंकुरित होना होता है, जब सही माहौल मिलता है, तो पानी और ऑक्सीजन वो इसी माइक्रोपाइल के जरिए तेजी से अंदर जाते हैं। ओह, तो इसके बिना अंकुरण मुश्किल होगा? मुश्किल क्या, शुरू ही नहीं हो पाएगा। ये एक तरह का एंट्री गेट है पानी और हवा के लिए। समझ गया, ये तो बहुत अहम हुआ फिर। अच्छा, अब अगर हम पके हुए बीजों को देखें तो जानकारी कहती है कि ये मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, इस आधार पर कि उनमें भोजन कैसे जमा है। बिल्कुल सही। ये वर्गीकरण भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म के होने या न होने पर आधारित है। एंडोस्पर्म। हाँ, एंडोस्पर्म ये खास पोषक ऊतक है जो निषेचन के दौरान बनता है। इसका काम है विकास कर रहे भ्रूण को पोषण देना। ठीक है, तो पहला प्रकार कौन सा है जिसमें ये एंडोस्पर्म नहीं होता? उन्हें कहते हैं अभ्रूणपोषी या गैर एल्ब्यूनस बीज। नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक। इनमें क्या होता है कि भ्रूण अपने विकास के दौरान पूरा का पूरा एंडोस्पर्म इस्तेमाल कर लेता है, खत्म कर देता है। अच्छा, पूरा? हाँ, पूरा। तो जब बीज पकता है उसमें एंडोस्पर्म बचता ही नहीं। ऐसे में जो भोजन है वो बीज पत्रों यानी कॉटिलिडन्स में जमा हो जाता है। इसीलिए उनके बीज पत्र मोटे और गूदेदार होते हैं। जैसे कि चना, मटर। बिल्कुल, चना, मटर, सेम, मूंगफली, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। और दूसरे प्रकार में जाहिर है एंडोस्पर्म बचा रहता होगा। सही पकड़ा आपने। उन्हें कहते हैं भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिनस बीज, एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक। इनमें भ्रूण विकास के समय एंडोस्पर्म का पूरा इस्तेमाल नहीं करता, कुछ बचा रह जाता है। अच्छा। तो परिपक्व बीज में भी एंडोस्पर्म मौजूद रहता है और यही बचा हुआ एंडोस्पर्म फिर अंकुरण के समय नन्हे पौधे को पोषण देता है। इसके उदाहरण क्या होंगे? ज्यादातर अनाज,
जैसे गेहूं, मक्का, जौ, चावल, ये सब एंडोस्पर्मिक हैं। और कुछ द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट्स भी हैं, जैसे अरंडी यानी कैस्टर, सूरजमुखी, इनमें भी एंडोस्पर्म होता है। रंडी भी ठीक है। और नारियल का पानी और जो सफेद गूदा हम खाते हैं वो असल में एंडोस्पर्म ही है। क्या बात कर रही है, नारियल का पानी एंडोस्पर्म है? ये तो बहुत ही रोचक जानकारी है। सूत्रों में एक और शब्द का जिक्र है, परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म। ये एंडोस्पर्म से कैसे अलग है? हाँ, ये थोड़ा सा अलग मामला है। देखिए, बीज बनने की प्रक्रिया में भ्रूण और एंडोस्पर्म दोनों ही बीजांड के एक और पोषक ऊतक से पोषण लेते हैं। उसे कहते हैं बीजांडकाय या न्यूसिलस। न्यूसिलस। हाँ, आमतौर पर तो ये न्यूसिलस पूरा इस्तेमाल हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। लेकिन हमेशा नहीं। हाँ, कुछ पौधों में, जैसे काली मिर्च है या चुकंदर है, इनमें इस न्यूसिलस का कुछ हिस्सा बच जाता है। बच जाता है? हाँ, मतलब भ्रूण और एंडोस्पर्म उसे पूरी तरह सोख नहीं पाते। समझिए जैसे प्लेट में थोड़ा खाना रह गया। हाँ, अच्छा उदाहरण है। तो ये जो बचा हुआ स्थायी न्यूसिलस है, इसी को परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। ये भी बीज के लिए एक तरह से भोजन का अतिरिक्त स्रोत बन जाता है। तो मतलब एंडोस्पर्म निषेचन से बनता है। हाँ। और पेरिस्पर्म न्यूसिलस का बचा हुआ हिस्सा है। बिल्कुल सही, यही मुख्य अंतर है। ये वर्गीकरण तो काफी विस्तृत है। अब बीज के जीवन की एक और अहम कड़ी पर आते हैं, उसका इंतजार करना यानी प्रसुप्ति या डोमेंसी, और फिर सही समय पर जागना यानी अंकुरण, जेमिनेशन। दस्तावेज कहते हैं कि पके हुए बीज काफी सूखे होते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब बीज पूरी तरह पक जाता है तो उसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। अक्सर वजन का सिर्फ 10 से 15% पानी रह जाता है। सिर्फ 10-15%? जी। पानी की इस कमी की वजह से बीज के अंदर की जो जैविक क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं, वो बहुत धीमी पड़ जाती हैं, एकदम सुस्त। तो बीज एक तरह से सो जाता है। हाँ, कह सकते हैं। वो एक निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। इसी को प्रसुप्ति या डोमेंसी कहते हैं। ये प्रकृति का एक तरीका है बीज को बचाने का। बचाने का? किस चीज से? प्रतिकूल परिस्थितियों से। जब तक बाहर का मौसम, तापमान, नमी उसके उगने के लिए बिल्कुल सही ना हो, तब तक वो सुरक्षित पड़ा रहता है। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो ये सोता हुआ बीज जागता कब है और कैसे? क्या चाहिए होता है उसे? जब उसे अनुकूल माहौल मिलता है, मुख्य रूप से 3 चीजें चाहिए: पर्याप्त नमी यानी पानी, ऑक्सीजन और सही तापमान। अच्छा, ये 3 चीजें। हाँ, पानी, जैसा हमने पहले बात की, माइक्रोपाइल से अंदर जाता है। वो बीज के सूखे ऊतकों को फिर से हाइड्रेट करता है और सोई हुई मेटाबॉलिक क्रियाओं को जगा देता है। और ऑक्सीजन श्वसन के लिए जरूरी है ताकि बीज ऊर्जा पैदा कर सके उगने के लिए। और सही तापमान इन सारी क्रियाओं को ठीक से चलाने के लिए चाहिए। जैसे ही ये तीनों मिलते हैं, अंकुरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वाह, ये सब सुन के लगता है कि बीज तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। पुष्पीय पौधों, एंजियोस्पर्म्स के लिए बीजों का होना इतना बड़ा फायदा क्यों माना जाता है? इसके क्या लाभ हैं? अरे, इसके तो बहुत जबरदस्त फायदे हैं। इसी वजह से तो पौधे धरती पर इतने सफल हुए हैं। पहला तो है फैलने की बेहतर रणनीति। बीज नए आवासों तक पहुंच सकते हैं। फैलने की रणनीति कैसे? देखिए, कुछ बीज हल्के होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। कुछ में हुक या कांटे होते हैं, जानवरों से चिपक जाते हैं। कुछ में पंख जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। हाँ, देखे मैंने। और कुछ फलों के अंदर बंद होते हैं, जिन्हें जानवर खाते हैं और फिर बीज कहीं और गिरा देते हैं। तो इस तरह पौधे दूर दूर तक अपनी नई पीढ़ी फैला सकते हैं। ये तो है। और आपने पोषण की बात भी की थी पहले। हाँ, बिल्कुल। बीज के अंदर जो जमा भोजन है, चाहे वो एंडोस्पर्म में हो या कोटिलिडन्स में, वो नए नन्हे पौधे सीडलिंग के लिए एक तरह का शुरुआती लंच बॉक्स है। लंच बॉक्स? हाँ, वो उसे तब तक पोषण देता है जब तक वो अपनी जड़ें ठीक से जमा ना ले, पत्तियां निकालकर खुद फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाने लायक ना हो जाए। और वो बीज कोट की सुरक्षा भी तो है। निश्चित रूप से। वो मजबूत बीज कोट उसे सूखने से बचाता है, चोट लगने से बचाता है, कीड़े मकोड़ों या जानवरों से भी बचाता है। क्या इससे पौधों में आनुवंशिक विविधता भी बढ़ती है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बीज लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नतीजा होते हैं। मतलब 2 अलग पेरेंट्स से? हाँ, जिसमें 2 अलग माता पिता के जीन्स का मिश्रण होता है।
इससे हर बीज में एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनता है। ये विविधता प्रजाति के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे प्रजाति बदलते हुए पर्यावरण, नई बीमारियां, इन सब का सामना करने के लिए बेहतर तैयार होती है। ये विकास के लिए कच्चा माल है, कह सकते हैं। और हमारे लिए, मतलब इंसानों के लिए बीजों का क्या महत्व है? कृषि की तो नींव ही बीज है। बिल्कुल। सोचिए जरा, बीजों की ये जो सूखने की क्षमता है, डिहाइड्रेशन, और उनकी ये सोने की अवस्था, डोमेंसी, इसी वजह से हम उन्हें लंबे समय तक स्टोर कर पाते हैं। हाँ, ये तो है। अगर अनाज के बीज कुछ ही हफ्तों में खराब हो जाते, तो मानव सभ्यता कैसी विकसित होती? हम बीजों को भोजन के रूप में खाते हैं, तेल निकालते हैं, और सबसे जरूरी, अगली फसल उगाने के लिए उन्हें सहेज कर रखते हैं। हमारी पूरी कृषि, हमारी खाद्य सुरक्षा, सब कुछ बीजों पर ही तो टिका है। अब आते हैं उस पहलू पर जिसने मुझे शुरू में ही बहुत चौंकाया था। बीजों की जीवन क्षमता, वाइबिलिटी। जानकारी के अनुसार ये अलग-अलग पौधों में बहुत अलग-अलग होती है। हाँ, ये प्रकृति के सबसे हैरान करने वाले रहस्यों में से एक है। वाइबिलिटी का मतलब है बीज की अंकुरित होने की क्षमता, जीने की क्षमता एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। कुछ पौधों के बीज तो बस कुछ हफ्तों या महीनों में ये क्षमता खो देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही असाधारण उदाहरण दिए गए हैं। वाकई, दस्तावेज में जिक्र है लुपिनस आर्क्टिकस का, आर्कटिक लुपिन। लुपिनस आर्क्टिकस। और जब उनकी उम्र पता की गई तो अनुमान लगाया गया कि वो लगभग 10,000 साल पुराने थे। 10,000 साल? हाँ, और फिर भी उनमें से कुछ अंकुरित हो गए। सोचिए जरा, 10,000 साल तक जीवन की संभावना को अपने अंदर सहेज कर रखना, ये प्रकृति का अपना टाइम कैप्सूल है। दिमाग घूम जाता है सुनकर। 10,000 साल। और खजूर का भी एक किस्सा है शायद। हाँ, वो भी बहुत मशहूर है। मृत सागर के पास राजा हेरोद के पुराने महल की खुदाई चल रही थी। वहां खजूर के कुछ बीज मिले, फीनिक्स डैक्टालिफेरा। राजा हेरोद के महल से? जी। रेडियोकार्बन डेटिंग से पता चला कि वो लगभग 2,000 साल पुराने थे। 2,000 साल। और हैरानी की बात ये कि उनमें से भी कुछ बीज अंकुरित हो गए और पौधे बन गए। ये उदाहरण दिखाते हैं कि बीज कितने जबरदस्त, कितने लचीले और टिकाऊ हो सकते हैं। ये तो सच में अविश्वसनीय है। अच्छा, क्या ये जानने का कोई तरीका है कि कोई बीज, मान लीजिए कोई पुराना बीज मिला, वो जीवित है या नहीं, बिना उसे उगा कर देखे? हाँ, एक तरीका है। एक त्वरित रासायनिक परीक्षण होता है। इसमें एक केमिकल इस्तेमाल होता है, 0.1% ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड, TTC कहते हैं शॉर्ट में। TTC? हाँ, ये घोल वैसे तो रंगीन होता है, लेकिन जब ये जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आता है तो उनमें जो श्वसन क्रिया चल रही होती है, उसकी वजह से ये लाल या गुलाबी रंग का हो जाता है। अच्छा, तो कैसे करते हैं टेस्ट? बीज को थोड़ा सा काटते हैं ताकि अंदर का भ्रूण दिख जाए, और उस पर ये TTC घोल डालते हैं। अगर भ्रूण वाला हिस्सा रंगीन हो जाता है तो इसका मतलब है कि बीज जीवित है, उसमें जीवन है। ये तो बड़ा कारगर तरीका लगता है। अच्छा, सूत्रों में ये भी बताया गया है कि कुछ पौधे बहुत ही ज्यादा संख्या में बीज बनाते हैं, जैसे ऑर्किड का उदाहरण दिया है, हजारों बीज एक ही फल में। हाँ, ये भी एक अलग रणनीति है। ऑर्किड के बीज बहुत ही छोटे होते हैं, बिल्कुल धूल के कण जैसे, और उनमें भोजन का भंडार भी लगभग 9 के बराबर होता है। तो वो उगते कैसे हैं? उन्हें अंकुरित होने के लिए एक खास तरह के फंगस की जरूरत होती है, माइकोराइजा। तो वो लाखों बीज बनाते हैं ताकि ये संभावना बढ़ जाए कि कम से कम कुछ बीज सही जगह पर सही फंगस के पास पहुंच जाएं। ओह, ये बात है, संख्या का खेल है मतलब। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह कुछ परजीवी पौधे हैं जैसे ओरोबैंकी और स्ट्रिगा, वो भी हजारों लाखों छोटे छोटे बीज पैदा करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी दूसरे पौधे की जड़ तक पहुंचना होता है उससे पोषण लेने के लिए। तो ज्यादा बीज मतलब ज्यादा संभावना। समझ गया। तो हमने देखा कि बीज अपने आप में कितने कमाल के हैं, लेकिन उनकी यात्रा का अगला पड़ाव वो अक्सर एक फल के अंदर होता है। ये फल कैसे बनता है? जैसे निषेचन के बाद बीजांड बीज में बदलता है, वैसे ही फूल का जो अंडाशय होता है, ओवरी, वो बड़ा होकर फल में बदल जाता है। अंडाशय से फल बनता है? हाँ, और फल की जो दीवार होती है वो अंडाशय की दीवार से ही बनती है। उसे कहते हैं फल भित्ति या पेरिकाप। पेरिकाप? जी, ये पेरिकाप मोटी और गूदेदार भी हो सकती है या फिर पतली और सूखी भी।
अच्छा, इसी आधार पर फलों के प्रकार होते होंगे, गूदेदार और सूखे वाले? हाँ, मोटे तौर पर यही दो मुख्य प्रकार हैं। गूदेदार या फ्लेशी फल वो हैं जिनकी पेरिकार्प रसदार मांसल होती है, जैसे आम, अमरूद, संतरा। टमाटर? टमाटर भी फल है? हाँ, वानस्पतिक रूप से तो है। बिल्कुल। और सूखे या ड्राई फल वो हैं जिनकी पेरिकार्प पकने पर सूख जाती है, जैसे मूंगफली, सरसों, गेहूं, चना। सूखे फल भी फिर कई तरह के होते हैं। कुछ पकने पर फट जाते हैं बीज बिखरने के लिए, कुछ बंदी रहते हैं। अच्छा, दस्तावेज में सच्चे फल और झूठे फल का भी जिक्र है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, क्या मतलब है इसका? हाँ, ये नाम थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। ये वर्गीकरण इस बात पर है कि फल बनने में फूल का कौन कौन सा हिस्सा योगदान दे रहा है। अच्छा। ज्यादातर फल तो सिर्फ अंडाशय यानी ओवरी के विकसित होने से ही बनते हैं। इन्हें ही सच्चे फल या ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। आम, मटर, टमाटर ये सब सच्चे फल हैं। ठीक है। और झूठे फल? लेकिन कुछ पौधों में क्या होता है कि अंडाशय के साथ साथ फूल के दूसरे हिस्से भी फल बनाने में बड़ा रोल निभाते हैं, खासकर पुष्पासन यानी थैलेमस। थैलेमस, जी। वो फूल का बेस। हाँ, वही बेस जिस पर फूल के बाकी हिस्से टिके होते हैं। तो जब थैलेमस भी अंडाशय के साथ बढ़कर फल का मुख्य हिस्सा बन जाए तो ऐसे फलों को झूठे फल या फॉल्स फ्रूट्स या स्यूडोकॉप कहते हैं। इसका कोई उदाहरण? सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, काजू ये सब झूठे फल हैं। सेब में जो गूदेदार हिस्सा हम खाते हैं वो असल में थैलेमस से बना होता है। असली अंडाशय तो वो बीज का सख्त हिस्सा होता है ना, कोर, जिसमें बीज होते हैं। अरे वाह, तो सेब एक झूठा फल है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और फिर एक और तरह के फल का जिक्र है, अनिषेक जनित फल, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। नाम से लगता है बिना निषेचन के बनने वाले। बिल्कुल सही समझा आपने, पार्थेनोकार्पिक। ये ऐसे फल हैं जो बिना निषेचन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही विकसित हो जाते हैं। बिना निषेचन के? तो बीज? क्योंकि निषेचन हुआ ही नहीं, इसलिए इनमें या तो बीज बनते ही नहीं है या फिर बनते भी हैं तो अविकसित बेकार रह जाते हैं। अच्छा, इसका कोई आम उदाहरण? केला इसका सबसे आम प्राकृतिक उदाहरण है। हम जो बाजार से केले खरीदते हैं वो पार्थेनोकार्पिक होते हैं, इसीलिए उनमें बीज नहीं होते। ओह, तभी केले में बीज नहीं दिखते। हाँ, और इस प्रक्रिया को हम आर्टिफिशियली भी करवा सकते हैं। पौधों के कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन। ऑक्सिन? अगर उनका छिड़काव फूलों पर कर दिया जाए तो वो अंडाशय को बिना निषेचन के ही फल में बदलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो इससे बीज रहित फल उगाए जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। इस तकनीक से बीज रहित अंगूर, संतरे, तरबूज ये सब उगाए जाते हैं। बाजार में काफी पसंद किए जाते हैं ये तो बहुत दिलचस्प है। तो अंडाशय को फल बनने का सिग्नल कहाँ से मिलता है? मतलब क्या चीजें जो उसे कहती हैं कि चलो अब फल बनना है? स्रोत 3 मुख्य संकेतों या उद्दीपनों की बात करते हैं। हाँ, ये कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि एक मिलीजुली प्रक्रिया है। पहला सिग्नल या पहला ट्रिगर मिलता है परागण से, पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन से? हाँ, जैसे ही पराग कण स्टिग्मा पर गिरते हैं, अंडाशय में कुछ हार्मोनल बदलाव शुरू हो जाते हैं। ये उसे फल बनने की दिशा में एक तरह से तैयार करना शुरू कर देते हैं, भले निषेचन अभी ना हुआ हो। ये पहला ट्रिगर हुआ। और दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण सिग्नल आता है विकसित हो रहे बीजों से, अगर निषेचन हुआ है तो। अच्छा, बीजों से? हाँ, जैसे जैसे बीज अंडाशय के अंदर बड़े होते हैं वो खुद भी ग्रोथ हार्मोन्स बनाते हैं। ये हार्मोन्स अंडाशय की दीवारों को और तेजी से बढ़ने, उनमें भोजन जमा करने और एक पूरे फल के रूप में पकने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बीज फल को बड़ा होने में मदद करते हैं? बिल्कुल। यही वजह है कि अक्सर हम देखते हैं कि फल में जितने ज्यादा और स्वस्थ बीज होते हैं, फल भी उतना ही बड़ा और अच्छा बनता है। और तीसरा संकेत क्या था? पोषण। हाँ, पोषण की उपलब्धता। देखिए, फल और बीज बनाने में पौधे की बहुत सारी ऊर्जा और संसाधन खर्च होते हैं। जाहिर है। तो अगर पौधे को मिट्टी से पर्याप्त पानी और मिनरल्स नहीं मिल रहे या पत्तियों में पर्याप्त भोजन नहीं बन रहा फोटोसिंथेसिस से, तो फल ठीक से विकसित नहीं हो पाएगा। हो सकता है छोटा रह जाए या समय से पहले ही गिर जाए। तो मतलब तीनों चीजें जरूरी हैं, परागण, बीज का विकास या हार्मोन ट्रीटमेंट और सही पोषण। जी हाँ, इन तीनों का सही तालमेल ही एक स्वस्थ पके हुए फल को जन्म देता है। तो हमने आज बीज और फल की इस कह सकते हैं हैरत अंगेज दुनिया की कई परतें खुली। हमने देखा कैसे
निषेचित बीजांड एक बीज में बदलता है, हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए कोट पहनता है अपने साथ भोजन रखता है, चाहे वो बीजपत्र हो या भ्रूणपोष। और भविष्य के पौधे का पूरा नक्शा, वो भ्रूणीय अक्ष, उसे सहेजता है। हमने ये भी समझा कि बीज भोजन कैसे जमा करते हैं, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी, और कैसे कुछ में वो न्यूसेलस का बचा हुआ हिस्सा पेरिस्पर्म भी होता है। फिर हमने उनकी वो कमाल की क्षमता देखी सो जाने की यानी प्रसुप्ति, और फिर सही समय पर जागने की यानी अंकुरण की, और जाना कि कैसे ये सब रणनीतियां उन्हें फैलने में, पोषण पाने में, सुरक्षित रहने में और विविधता बढ़ाने में मदद करती हैं। और वो जीवन क्षमता वाले उदाहरण तो कमाल के थे। 10,000 साल पुराना ल्यूपिन, 2000 साल पुराना खजूर, वाकई अविश्वसनीय। बिल्कुल। फिर हमने देखा कैसे अंडाशय और कभी-कभी फूल के दूसरे भाग मिलकर फल में बदलते हैं। वो सच्चे फल हो सकते हैं या झूठे फल। और ये भी कि बिना निषेचन के भी फल बन सकते हैं, हमारे पसंदीदा बीज रहित फल, पार्थेनोकार्पी। ये सब कुछ प्रकृति की कितनी जटिल डिजाइन है, कितना लचीलापन है और अनुकूलन की कितनी अद्भुत क्षमता है, ये दिखाता है। हाँ, और बीज सिर्फ पौधों के वंश को आगे बढ़ाने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे भोजन, हमारी कृषि और हमारी पूरी सभ्यता के लिए अनिवार्य है। उनमें भोजन सहेजना, लंबे समय तक निष्क्रिय रहना और फिर सही मौके पर जीवन शुरू करना, ये सब वो रणनीतियां हैं जिन्होंने पौधों को पृथ्वी पर इतना सफल बनाया है। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचार मन में आता है। दस्तावेज में अनिषेक जनित फलों यानी बिना बीज वाले फलों का जिक्र था। ये प्राकृतिक रूप से भी होते हैं और हार्मोन से बनाए भी जा सकते हैं। जी। तो क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हम अपने लगभग सभी पसंदीदा फल बिना बीज के ही उगा पाएं? अगर ऐसा हुआ तो उन पौधों के प्राकृतिक रूप से फैलने और अपनी विविधता बनाए रखने पर क्या असर पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है। या फिर जब हम खेती में एक ही तरह के आनुवंशिक रूप से समान बीज इतनी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, तब जंगली किस्मों और बीजों की जो प्राकृतिक विविधता है उसे बचाना कितना जरूरी हो जाता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संरक्षण और कृषि पद्धतियों के भविष्य से जुड़े हुए इन पर विचार किया जाना चाहिए।